कॉरपोरेट दुनिया में आज हम बात करेंगे बजट से पहले चावल एक्सपोर्टर्स की बड़ी मांगों की, तमिलनाडु सरकार के ऐतिहासिक पेंशन फैसले की, इंडियन इकोनॉमी में बढ़ते इन्वेस्टमेंट और कर्ज की रफ्तार की, इसके साथ ही सोने चांदी और ग्लोबल ऑटो मार्केट में आए बड़े बदलावों की। भारत के चावल निर्यातकों ने बजट से पहले सरकार के सामने अपनी चिंताएं और अपेक्षाएं स्पष्ट रूप से रखी हैं। चावल एक्सपोर्टर्स के संघ आईआरईएफ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक ज्ञापन सौंपते हुए बासमती और गैर बासमती राइस के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत उपायों की मांग की। संघ का कहना है कि चावल निर्यात केवल व्यापार का विषय नहीं है, बल्कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्रामीण रोजगार और वैश्विक खाद्य सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। आईआरईएफ ने अपने मेमोरेंडम में बताया कि चावल क्षेत्र इस समय कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। खासतौर पर प्रमुख धान प्रोड्यूसर राज्यों में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। इसके अलावा सरकारी प्रोक्योरमेंट और भंडारण पर आने वाली भारी लागत भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। बाजार में नीतिगत अनिश्चितता से जुड़ी जटिलताओं के कारण एक्सपोर्टर्स और किसानों दोनों के लिए अस्थिरता बनी रहती है। संघ का मानना है कि केंद्रीय बजट अगर सही दिशा में कदम उठाता है तो इससे प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और किसानों की आय में स्थायी रूप से सुधार हो सकेगा। तमिलनाडु की राजनीति और अर्थव्यवस्था में लंबे समय से चला आ रहा पेंशन विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विधानसभा में तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम की घोषणा कर लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। ये योजना उन कर्मचारियों के लिए लाई गई है जो 1 अप्रैल 2003 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए थे और अब तक कंट्रीब्यूटरी पेंशन योजना के तहत आते थे। अब तक इन कर्मचारियों की पेंशन पूरी तरह बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर थी, जिससे भविष्य को लेकर उनमें असमंजस बना रहता था। नई योजना के तहत 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को उनकी लास्ट सैलरी का 50% एश्योर्ड पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके साथ ही फैमिली पेंशन का प्रावधान भी किया गया है और समय समय पर डियरनेस अलाउंस के आधार पर महंगाई राहत भी दी जाएगी। सरकार का कहना है कि ये योजना पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस के काफी करीब है, लेकिन पूरी तरह से उसी मॉडल को अपनाने की बजाय एक संतुलित रास्ता चुना गया है। एक्सपर्ट्स इसे एक हाइब्रिड मॉडल बता रहे हैं। जहां कुछ राज्य पूरी तरह से ओपीएस पर लौट चुके हैं, वहीं तमिलनाडु ने वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए ये रास्ता अपनाया है। राज्य में करीब 6 लाख सरकारी कर्मचारी और शिक्षक इस फैसले से सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर में निजी इक्विटी निवेश ने 2025 में मजबूत रफ्तार दिखाई। सेविल्स इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में रियल एस्टेट में निजी इक्विटी इन्वेस्टमेंट सालाना आधार पर 59% बढ़कर 6.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ये बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि वैश्विक निवेशकों का भारत के रियल एस्टेट बाजार पर भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार कुल निजी इक्विटी निवेश का 76% हिस्सा विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफटीआई से आया है। इस उछाल में विदेशी पूंजी की भूमिका सबसे अहम रही। अलग अलग सेगमेंट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा 2.4 अरब डॉलर का निवेश कार्यालय क्षेत्र को मिला, जो कुल निवेश का 35% है। विशेषज्ञों का कहना है कि कॉरपोरेट एक्सपेंशन, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और हाइब्रिड वर्क मॉडल के कारण ऑफिस स्पेस की मांग बनी हुई है, जिसका सीधा फायदा इस सेक्टर को मिला है। ऑटोमोबाइल सेक्टर से एक बड़ी खबर सामने आई है। मारुति सुजुकी इंडिया ने 2025 में 22,55,000 गाड़ियों का रिकॉर्ड वार्षिक उत्पादन किया। यह आंकड़ा पिछले साल से 9% से ज्यादा है। कंपनी ने बताया कि यह लगातार दूसरा साल है जब उसका सालाना प्रोडक्शन 20 लाख यूनिट्स के आंकड़े को पार कर गया है। मारुति सुजुकी के मुताबिक 2025 में प्रोडक्शन के लिहाज से फ्रॉन्क्स, बलेनो, स्विफ्ट डिजायर और आर्टिगा कंपनी के शीर्ष 5 मॉडल रहे। बैंकिंग सेक्टर का डेटा बताता है कि उद्योगों को दिए जाने वाले नए कर्ज में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार नवंबर में उद्योगों को दिया गया नया कर्ज सालाना आधार पर 9.6% बढ़ा, जबकि नवंबर में ये वृद्धि 8.3% थी। इसी तरह 28 नवंबर 2025 तक 2 सप्ताह की अवधि में
गैर खाद्य बैंक कर्ज में 11.4% की वृद्धि दर्ज की गई। आंकड़ों के मुताबिक कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों को दिए गए ऋण में सालाना आधार पर 8.7% की बढ़ोतरी हुई है। क्लीन एनर्जी के सेक्टर में भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि देश में अब 33 करोड़ घरों तक एलपीजी कनेक्शन पहुंच चुका है। इनमें से 10 करोड़ 35 लाख कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए। इसके अलावा 25 लाख नए कनेक्शंस की घोषणा की गई, जिससे उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरीज की संख्या बढ़कर 10 करोड़ 60 लाख हो जाएगी। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में मजबूती बनी हुई है। आरबीआई के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार $3.2 बिलियन बढ़कर $696.61 बिलियन हो गया। इससे पहले इसमें $4.36 बिलियन की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। 26 दिसंबर को खत्म हुए सप्ताह में फॉरेन करेंसी एसेट्स की वैल्यू $184 मिलियन बढ़ी और ये $559.61 बिलियन हो गई। गोल्ड रिजर्व की वैल्यू $2.95 बिलियन बढ़कर $113.32 बिलियन हो गई। सोने की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आई तेजी इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है। एक सप्ताह में 24 कैरेट सोना ₹750 और 22 कैरेट सोना ₹760 महंगा हो गया। 4 जनवरी को दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,35,970 प्रति 10 ग्राम रही, जबकि मुंबई में ये ₹1,35,820 दर्ज की गई। चांदी की बात करें तो एक सप्ताह में इसके भाव ₹3,100 बढ़ गए। 4 जनवरी को चांदी की कीमत ₹2,41,000 प्रति किलोग्राम रही। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन द्वारा चांदी के निर्यात पर लगाए गए नियंत्रण से ग्लोबल सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिससे कीमतों में और भी उतार चढ़ाव आ सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। चीन की कंपनी BYD ने बिक्री के मामले में टेस्ला को पीछे छोड़ दिया। 2025 में BYD की बैटरी से चलने वाली कारों की बिक्री 28% बढ़ गई और ये संख्या 22.5 लाख से ज्यादा हो गई। वहीं टेस्ला की बिक्री में 9% की कमी आई और 2025 में इसकी 16,40,000 यूनिट्स ही उत्पादन में आई। रिपोर्ट के अनुसार टेस्ला की बिक्री में गिरावट के पीछे जो बड़े कारण बताए जा रहे हैं, उनमें पहला एलन मस्क की पॉलिटिक्स और उनके बयान, और दूसरा चीन और दूसरे बाजारों में BYD जैसी कंपनियों से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा है। निवेशकों को उम्मीद है कि रोबोटैक्सी और ह्यूमनॉइड रोबोट्स जैसी योजनाएं टेस्ला के भविष्य को नई दिशा दे सकती हैं। ये थे कॉर्पोरेट जगत के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.